बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? मोहम्मद खान भट्टी। पहले तो आप लोगों ने नाम सुना हुआ था कि फराग गोगा, करप्शन का एक बहुत बड़ा नाम फराग गोगा, जिसको फराग गोगी के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन उसको गोगा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने पंजाब में करप्शन के जो रिकॉर्ड बनाए, उन रिकॉर्ड्स को आज तक कोई नहीं तोड़ सका। तो उसके बाद जी मोहम्मद खान भट्टी, जो परवेज इलाही साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा, सेक्रेटरी पंजाब असेंबली रहा, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर रहा, वो शख्स इतना अमीर कैसे हो गया? सोचने वाली बात है ना कि उस शख्स के पास कहां से दौलत आई, वो कौन सा ऐसा खजाना था जो उसने लूटा और रातों रात जो है वो अरबपति बन गया। सर, फराग गोगी के बाद जो है ना, फराग गोगा अगर आप कहें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि करप्शन का जो उसको एक लकब दिया गया वो गोगे के नाम से उसको बुलाया जाता है। तो फराग गोगा जो है, उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी गोगा, जिसको पुलिस ने पकड़ा, बलूचिस्तान से वो ईरान बॉर्डर की तरफ जा रहा था, उसको अरेस्ट किया गया और मौसूफ जो हैं वो दाढ़ी रखी हुई है, मौसूफ ने दाढ़ी रख ली है, इस डर से कि कहीं ये ना हो कि जी कोई दाढ़ी के बगैर मुझे पहचान ले और मुझे गिरफ्तार करके चला जाए, और उसके बाद जब पुलिस अपनी कस्टडी में ले तो मुझे बाद में बहुत सी चीजें, बहुत से इंकशाफात सामने लाने पड़े। तो सर, ये वक्त जो है ना मोहम्मद खान भट्टी की रौनक पे खाक डाल गया, क्योंकि वो जिस लहजे में बोल रहा था उसको पता नहीं था कि पुलिस जो है उसको अपनी तहवील में ले लेगी। मोहम्मद खान भट्टी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू परवेज इलाही अपॉइंट किया गया, और उसको जो है वो किस बुनियाद पर, किस अहलियत की बुनियाद पर अपॉइंट किया गया, ये अहलियत जो है मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं कि दर्जा चहारम के एक नलायक से शख्स को, जिसकी आई थिंक कोई मैट्रिक की सनद भी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता होगी, उस शख्स को पकड़ के परवेज इलाही का एडवाइजर बना दिया जाए, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाए, उसको सेक्रेटरी पंजाब असेंबली बना दिया जाए, ब्यूरोक्रेट्स के मुंह पर तमाचा मारा जाए जो पढ़े लिखे CSS क्वालिफाइड, उसके बाद किसी ने MBA किया है, किसी ने BS ऑनर्स किया हुआ है, किसी ने MPhil किया हुआ है, किसी ने PhD की हुई है, और कोई मुकाबले का इम्तहान CSS देकर, कोई पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करके आना चाहता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन दर्जा चहारम के एक नलायक से सरकारी अफसर मोहम्मद खान भट्टी को परवेज इलाही का एडवाइजर बना दिया जाए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाए, उसके बाद सेक्रेटरी पंजाब असेंबली बना दिया जाए, और जिसके अगर आप माजी में जाएं, उसका अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें तो सर वो उस टाइम कोई अमीर नहीं था, कोई लैंड क्रूजर्स नहीं थी, कोई प्लॉट्स नहीं थे, कोई करोड़ों की रिश्वत नहीं लेता था, कोई उस वक्त जो है वो कोई सरकारी ठेके नहीं देता होता था किसी को। लेकिन जब वो परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, जब हमजा शहबाज साहब जो हैं उनको एक, जिन्होंने कहते ना पंजाबी च नुकरे ला के, हमजा शहबाज साहब को नुकरे लगा के परवेज इलाही साहब को सूबे पंजाब के ऊपर मुसल्लत किया गया, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह इमरान खान साहब को किया गया था। और इसका क्रेडिट जिसको देना वो आप दे सकते हैं, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। सर, मोहम्मद खान भट्टी जो बलूचिस्तान से ईरान जाते हुए गिरफ्तार हुआ, जिसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और उसको पकड़ा, और अब वो जो है वो 164 के बयान की कॉपी जो TV चैनल्स को मौसूल हुई है, अब मैं आपके सामने सनसनीखेज इंकशाफात रखने जा रहा हूं कि मोहम्मद खान भट्टी ने जो बयान रिकॉर्ड करवाए हैं अरबों की करप्शन के हवाले से। वो कहता है कि अरबों की करप्शन, ठेकों में किकबैक्स, मास्टर प्लान लाहौर में मोनस इलाही ने अरबों रुपए लिए, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अयाज खान ने 7% किकबैक्स हासिल किए, बिल्डिंग डिवीजन गुजरात में 3.5% किकबैक्स फ्रंटमैन सुहेल ने लिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट गुजरात और हाफजाबाद टू गुजरात पर 35% किकबैक्स लिए गए, पंजाब मास ट्रांजिट के तहत बसों की खरीदारी में 10% किकबैक्स लिए। फिर उसके बाद वो फरमाता है कि मोनस इलाही ने अरबों रुपए मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज जिनका जिक्र हो रहा था कि जी उनका ऑडियो में जिक्र हुआ, और परवेज इलाही साहब की वो जो ऑडियो लीक हुई जिसमें मौसूफ फरमा रहे हैं कि जी मोहम्मद खान भट्टी का जेड़ा केस है ना वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी दे बेंच चलवाना है। तो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो इतराफी बयान दे रहे हैं उसमें वो मजीद इंकशाफात करते हुए फरमाते हैं
कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और इनके दो बेटों के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी। उनका जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इनके बेटों ने किकबैक्स लिए थे। रायवन लाहौर में 4.5 एकड़ ज़मीन पर फार्म हाउस बनाने का इतराफ़ भी किया मौसूफ ने। एक जज ने अपने दो बेटों को फ्रंट मैन रखा हुआ था। वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनका ऑडियो लीक्स स्कैंडल आया, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो चुका है, उनके बेटे जज साहब मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटे मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी पर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो किकबैक्स लेते थे और उन पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि दोनों जो हैं वो किकबैक्स लिया करते थे। ख्वाजा मोटर्स लाहौर में 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, मोहम्मद खान भट्टी साहब अपने बारे में फरमा रहे हैं। फिर कहते हैं कि सरगोदा माल निज़ाम हैदर के साथ 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। मंडी बाउद्दीन में 150 एकड़ जरी अराजी है। जौहर टाउन लाहौर में 8 मरले का घर। रहीम यार खान शुगर मिल में 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। पंजाब में नौकरियां दिलवाता था और हर नौकरी के इवज 20 लाख रुपए रिश्वत मिलती थी। लानत है सर ऐसी जिंदगी पे कि एक शख्स जिसने सारी जिंदगी हराम की कमाई खाई होगी ना, वो क़यामत वाले दिन जो है ना, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने ज़रूर इस बात का जवाब देगा कि हलाल की रोज़ी में और हराम की रोज़ी में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहते हैं ना कि हराम खाने वाला और खिलाने वाला दोनों जहन्नमी है, कुरान पाक में भी इरशाद है। तो ये मौसूफ फरमा रहा है मोहम्मद खान भट्टी के हर नौकरी के इवज 20 लाख रुपए रिश्वत लेता था। अब कह रहा है कि डस्का हाईवे टेंडर में भी ठेकेदार से 2 करोड़ रुपए रिश्वत ली। कसूर हाईवे टेंडर में भी नवीद से 2 करोड़ रुपए वसूल किए और रिश्वत ली। एक जज ने दो बेटों को फ्रंट मैन रखा हुआ था। मोहम्मद खान भट्टी फरमा रहा है कि मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के साहबजादे हैं, दोनों जो हैं वो रिश्वत लेते थे, दोनों जो हैं वो पैसे लेते थे और दोनों को फ्रंट मैन रखा हुआ था। ये सर मैंने आपको फरमाया ना कि ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये मोहम्मद खान भट्टी वही शख्स है जो दर्जा चहारम का एक नलायक सा, एक आप समझ लें कि बहुत ही नलायक किस्म का शख्स, उसको पकड़ के पढ़े लिखे लोगों की तौहीन की गई। पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे, जो पढ़ा लिखा तबका है उसकी तौहीन की गई। और परवेज इलाही साहब जिस तरह से करप्शन करवाते थे, ये मोनस इलाही साहब मुझे समझ नहीं आती कि गुजरात में किस मुंह से अपने मुखालफिन को ललकारते हैं। ये कहते हैं ना कि आबद रजा कोटला, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम कोटला अरब अली कोटला में खड़े होकर हमारे खानदान के बारे में बोल रहे हो, और जहूर इलाही जो है उसका तुमने नाम नहीं सुना। तो सर आपने तो जहूर इलाही की बाकियात की धज्जियां उड़ा दी। आप ही तो थे जिसकी वजह से ये जो सारा कुछ है, ये पंजाब के अंदर ये सारा क्राइसिस आया। आपकी वजह से तो मोहम्मद खान भट्टी एतराफ़ कर रहा है कि आप ही तो लोगों को रिश्वतें दिलवाते थे। आप ही तो कॉन्ट्रैक्टर्स को, मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स को करोड़ों करोड़ों रुपया देते थे। और वो कहाँ से आता था, इस बात का इंकशाफ हो जाएगा और पता चलेगा कि ये सर बहती गंगा में कौन हाथ धो रहा था। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि मोहम्मद खान भट्टी जो है ना वो छोटी मछली है, और परवेज इलाही साहब ने इस तरह की मछलियां रखी हुई थी। ये 2007 में मुझे याद है जब पंजाब बैंक स्कैंडल आया था, तो उसमें मोनस इलाही साहब मरकजी किरदार थे। उस वक्त परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। तो मोनस इलाही साहब के ऊपर उस वक्त में भी इल्ज़ामात आयद हुए और उस वक्त भी पता चला कि ये मौसूफ जो हैं वो अपने वालिद मोहतरम का नाम इस्तेमाल करके किस तरह से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। और उस वक्त से लेकर अब तक अगर आप मोनस इलाही साहब की पूरी पॉलिटिक्स उठा कर देखें तो सर मोनस इलाही साहब जो हैं उनके खिलाफ सबूत इतने, शवाहिद इतने जमा हो चुके हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। और ये नहीं कहा जा सकता कि वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। वो बाहर के मुल्क क्यों गए? सवाल तो ये बनता है ना, अगर वो सच्चे हैं तो वो आएँ यहाँ पर, उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो मौजूद हैं, वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन सर ये जो सारा कुछ मोहम्मद खान भट्टी ने इंकशाफात किए हैं और 164 के बयान को जो है वो मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है कि 164 का जो है उनका इतराफ़ी बयान है, और वो मीडिया के सामने तमाम चीज़ों के जो है वो इंकशाफात कर रहे हैं और एतराफ़ कर रहे हैं कि जी मैं करता रहा, इसको सरकारी ठेके दिए, इतनी इतनी रिश्वत दी, इतने इतने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, इतने प्लॉट्स बनाए, इतने लोगों के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। तो अपनी गाड़ियाँ भी उन्होंने बताया कि कितनी लैंड क्रूजर्स रखी हुई हैं उन्होंने, कितनी लग्जरी कार्स रखी हुई हैं उन्होंने। तो ये नहीं बच सकते। ये मैं आपको बता दूं, मोहम्मद खान भट्टी जो हैं
जिन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। सर आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर फराह गोगी को भी पकड़ा जाएगा। पंजाब में जो बुशरा बीबी साहिबा जिन्होंने अपने नेटवर्क बनाए हुए थे इमरान खान साहब की एहलिया, जिनको बड़ा रूहानी बनाकर मीडिया के सामने पेश किया जा रहा था, बिल्कुल होंगी। मैं इस हवाले से तो उनका कोई जो है वो उनके करैक्टर के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मीडिया के सामने इंकशाफात हो रहे हैं, इन इंकशाफात को सामने रखते हुए अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो इमरान खान और परवेज लाई, जिन दोनों ने पंजाब में अपने लोगों से करप्शन करवाई, सर ये हाथ उन पर भी डलना है। ये बात मैं आपको बता दूं, अगर ये कोई समझता है कि जी ये बच जाएंगे तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ कार्रवाइयाँ होंगी, और वो जो तेज़ कार्रवाइयाँ वो परवेज लाई और इमरान खान के ऊपर हाथ डलते नजर आएंगी। और आप देखेंगे कि ये जो एतराफ़ी बयान है मोहम्मद खान भट्टी का, उसके बाद बहुत से लोगों के नाम सामने आएंगे, और ये भी पता चला कि वो जो मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शामिल थे, जिसमें बड़े बड़े सरमायाकार शामिल थे, उन सरमायाकारों में ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए हैं जिनकी लाहौर के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। उसमें वो शख्स भी मौजूद है जिसके बारे में मीडिया के ऊपर एड्स चलाए जाते हैं कि जी ये शख्स है, इसकी हाउसिंग सोसाइटी है। मैं नाम नहीं लेता उस शख्स का, वो सबको पता है वो कौन है, और वो सबको पता है वो किस तरह से जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त उन्होंने बहुत से लोगों के बारे में ये बात की थी कि ये शख्स जो है वो बहुत से लोगों को प्लॉट्स देता है, बहुत से लोगों को प्लॉट्स फराहम करता है, सिर्फ इसलिए कि जब भी कोई इसकी करप्शन पे हाथ डालता है तो ये खामोश करवा देता है उसको प्लॉट दे के। तो सर ये जो सारा कुछ है ना, ये जितने जितने कॉन्ट्रैक्टर्स, जितनी जितनी किकबैक्स, जितनी जितनी करप्शन, जितने जितने रिकॉर्ड कायम किए गए, ये सारे मीडिया के सामने आ चुके हैं। इसमें नहीं बच सकते, ना परवेज लाई बच सकते हैं, ना इमरान खान साहब बच सकते हैं। आगे आप देखेंगे गुलाम महमूद डोगर साहब जो परवेज लाई के दस्ते रास्त हैं और परवेज लाई साहब के बड़े लाडले तस्वुर किए जाते हैं, उनका एक तहलका खेज स्कैंडल आने वाला है पंजाब की सियासत के अंदर, और आप देखेंगे कि उसके बाद जो है ना पंजाब की सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। और ये जो लोग हैं ना, ये बचते बुझते कोई नहीं है। अब वो छितरो छितरी वाला काम करना है नैब ने और एंटी करप्शन ने और दीगर जो एहतसाब के इदारे हैं, और ये भी पता चलेगा कि इस बहती गंगा में, करप्शन की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।